सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब विधायी कार्य लिए जाएंगे। अब क्या है? अब कहां कार्य स्थगन होगा? बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024, प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। बैठ जाइए, समय समाप्त हो गया उसका, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, बैठ जाइए। बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। माननीय सदस्यगण, इतना बढ़िया से आपने पहला फर्स्ट हाफ चलाया, अब क्या हो रहा है? बैठ जाइए। प्रभारी मंत्री, विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। प्रवर समिति का प्रस्ताव। इसमें माननीय सदस्य अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मुक्त करेंगे? आप प्रस्ताव मुक्त करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि बिहार माल और सेवा का द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 2 से 37 तक में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 37 तक इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 से 37 तक इस विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, बैठ जाइए। सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। अध्यक्ष महोदय, इसमें मूलतः जीएसटी एक बात बताइए। इतनी अच्छी चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कही, सरकार ने अपनी बात कही, इतना बेहतर चर्चा हुआ, सबकी भागीदारी हो गई, उसके बाद क्यों शोर कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि बिल पास नहीं हो? क्यों शोर करना चाहते हैं? आप राजनीति इस पर क्यों करना चाहते हैं? सर्वसम्मत प्रस्ताव था सदन का, सभी लोगों ने समर्थन दिया था, आपने केवल नहीं दिया था, और तब राजनीति कर रहे। कोई अर्थ नहीं है इसका। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसमें जीएसटी एक फेडरल टैक्स सिस्टम है और इसके माध्यम से जो 1 जुलाई 2017 को इस देश में एक पूरा नियमावली बनाकर जीएसटी को एक्ट के तौर पर पूरे भारत में लागू किया गया। जीएसटी परिषद की बैठक 53वें बैठक में किए गए सिफारिश को लागू करने के लिए फिटनेस एक्ट का नंबर संख्या 2/2024 द्वारा केंद्रीय जीएसटी एक्ट में संशोधन किए गए। उसी के आधार पर जो आम लोगों को सहूलियत हो और लोगों को इसकी पूरी सुविधा मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने इस प्रस्ताव को लाया है। धारा 11 क में अधिनियम की धारा 11 में सरकार को किसी तरह के मामले में छूट देने के लिए अधिकार है।
जिसको इस बार हम लोगों ने उसको जनरल प्रैक्टिस के तौर पर 11A के माध्यम से वैसे मामले को हम लोग जनरल प्रैक्टिस के माध्यम से के कारण एवं कम वसूली के द्वारा जीएसटी के मामले में कर से छूट देने का अधिकार सरकार को दिया जा रहा है। उसी तरह धारा 13 में जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है आरसीएम के टाइम ऑफ सप्लाई, इसमें छूट देने का प्रावधान किया गया। उसी तरह धारा 16 में जो इनपुट टैक्स है उसको और आसान किया गया है। जो 3 साल तक जिन लोगों को भी इनपुट टैक्स लेने थे, जिन लोगों ने 30 नवंबर 2021 तक का समय दिया गया कि इसमें जिन लोगों ने भी क्रेडिट के लिए इनपुट टैक्स के लिए दिया है, उसको ये समय सीमा 30 नवंबर 2021 तक कर दिया गया है, जिसके माध्यम से उनको इनपुट क्रेडिट कार्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको तुरंत मिलने का काम होगा। उसी तरह धारा 39 में स्रोत पर कर टीडीएस की कटौती किया जाता था, इसको प्रत्येक नील करना होगा प्रत्येक महीने, चाहे वो सप्लाई करे नहीं करे, टैक्स ले नहीं ले, ऐसे स्थिति में भी नील रिटर्न टैक्स कंपलसरी करने का काम किया गया। इसके साथ साथ धारा 74A में 74 क में एक निर्धारण किया गया है कि एनुअल जो टैक्स देना पड़ता था, नॉर्मल छूट दिया जाता था 3 साल के लिए, और 74 में 73 और 74 मिलाकर, जिसमें 74 में फ्रॉड यदि कोई जानबूझकर करता था तो ऐसे स्थिति में लोगों को दिक्कत होती थी। रूटीन अमेंडमेंट है और इसको 5 साल तक के लिए हम लेते थे। इसको दोनों को जोड़कर 74A दोनों को एक साथ किया गया, जो 1 नवंबर 2024 से लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ धारा 112 में जीएसटी ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया। अभी तक क्योंकि उसके अध्यक्ष ट्रिब्यूनल कोर्ट के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण नहीं किया गया था और उसमें समय दिया गया था 3 महीने का, तो इसको अब हम लोगों ने सिर्फ इसमें चेंजेस किया है कि जिस दिन से वो एप्लीकेशन देंगे तो पहले तो 20% टैक्स देना पड़ता था, अब उनको मात्र 10% टैक्स देकर, और जिस दिन उनको अपील दायर करेंगे उससे उनको 3 महीने के अंदर सुनवाई करने का अधिकार है। उसी तरह धारा 128 को 100% जो 17 से लेकर 2020 तक जिन लोगों का मामला पेंडिंग है, हम लोगों ने एमनेस्टी लाया है। इसके माध्यम से यदि वो हमारा टैक्स 100% जमा करने में दे देंगे तो उस स्थिति में पेनल्टी और इंटरेस्ट हम समाप्त कर देंगे। इसलिए हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से सदन के सभी साथी से कि बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक को इस सदन से पारित करने की कृपा की जाए। प्रश्न यह है कि बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। बेतिया राज्य की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024। प्रभारी मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग। प्रस्ताव करता हूं कि बेतिया राज्य की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। आप तो अच्छे लोग हैं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बुद्धिमान लोग हैं, संसदीय व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो ये तो लक्षण नहीं दिख रहा। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय कहा संविधान के बारे में, उसका कोई लक्षण दिख नहीं रहा। अपने स्थान पर चले जाइए। प्रश्न यह है, बेतिया राज्य की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पुनः स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ।
विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री विचार का प्रस्ताव। महोदय, बेतिया राज्य की संपत्ति को राज्य सरकार में निहित करने संबंधी विधेयक 2024 के संबंध में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से बेतिया राज्य की संपत्ति को अब राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है। माननीय मंत्री, विचार के प्रस्ताव पर आप पहले पेश तो करिए, विचार का प्रस्ताव पेश करिए। विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बेतिया राज्य की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया कर संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं है। प्रश्न यह है कि बेतिया राज्य की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव, इसमें माननीय श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रवर समिति का प्रस्ताव, इसमें माननीय श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि बेतिया राज्य की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 2 में 3 संशोधन है। क्या माननीय समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं। प्रश्न यह है, खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3 में एक संशोधन है। क्या माननीय समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं। प्रश्न यह कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में एक संशोधन है। क्या माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4 इस विधेयक का अंग बना। खंड 5 में 2 संशोधन है। क्या माननीय समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे? बताइए। माइक दो। महोदय, ये मैं तो आरक्षण के साथ हूं कि यहाँ आरक्षण की व्यवस्था जो बनाई गई थी वो आरक्षण जो है वो उस 9वीं अनुसूची में जाए और फिर से बिहार से पारित हो। तो हम विपक्ष की पूरी हम कहना चाहेंगे पूरे विपक्ष की भावना के साथ हैं। लेकिन ये जो बेतिया राज्य की संपत्तियों को सरकार में निहित करने वाला जो 2024 का कानून है जो अभी प्रस्तावित है, ये एक काला कानून की तरह सामने आया है और इससे 50,000 से ज़्यादा जो वहाँ के बासिंदे हैं वो बासिंदे इससे बेदखल हो जाएंगे। इस लिहाज से हमने इसमें अपना पक्ष रखने का आपको एक इसके लिए हमने यहाँ अपनी उपस्थिति रखी है। हम ये कहना चाहेंगे महोदय कि 1885 के पहले बिहार में कोई जमीन के लिखित कागजात आप प्रस्ताव तो मूव करिए ना पहले। हम उसी की पृष्ठभूमि में बोल रहे हैं। प्रस्ताव तो मूव करिए ना।
माननीय सदस्य विधेयक पर संपूर्ण रूप से बोले चले जा रहे हैं, वही तो कर रहा हूं। और संशोधन इन्होंने एक खंड का दिया वही है, कर रहा वो हूं। भी अपना प्रस्ताव मूव नहीं किया है। वही आग्रह मैं उसी की बात तो कर रहा हूं कि उसका हम मेरी तर्क बात दे रहे हैं गुप्ता कि जी। क्यों हमने ऐसा कहा। गुप्ता जी पहले प्रस्ताव तो मुख करिए अपना जी ना। तो ये प्रस्ताव है कि विधेयक के अध्याय 2 के खंड 5 के उपखंड 8 की 5वीं पंक्ति में किसी भी संपत्ति शब्द समूह के बदले किसी न्यास की कोई संस्था, धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष या भवन शब्द समूह पर स्थापित किए जाएं। हो गया जी। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 5 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 5 इस विधेयक का अंग बना। खंड 6 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। खंड 7 में एक संशोधन है। नहीं है। प्रश्न है कि खंड 6 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 6 इस विधेयक का अंग बना। खंड 7 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। प्रश्न यह खंड 7 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 7 इस विधेयक का अंग बना। खंड 8 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह कि खंड 8 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 8 इस विधेयक का अंग बना। खंड 9 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे? जी, मूव करेंगे। विधेयक के अध्याय 4 के खंड 9 की दूसरी पंक्ति में ऐसी भूमि शब्द समूह के बदले बसावट वाली भूमि छोड़कर सभी भूमि शब्द समूह प्रतिस्थापित किया जाए। तो लेकिन हमको इस बात के लिए व्याख्या करने के लिए ये कब समय मिलेगा? विचार के प्रस्ताव पे बोलिएगा। स्वीकृति का प्रस्ताव आएगा तो बोलिएगा ना। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 9 की दूसरी पंक्ति के सब समूह ऐसी भूमि का स्थान पर सब समूह बसावट वाली भूमि छोड़कर सभी भूमि प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह कि खंड 9 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। आप तो विपक्षों में नहीं बोलते हैं। नहीं। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 9 इस विधेयक का अंग बना। बैठ जाइए, बोलने देंगे, आपको मौका मिलेगा। खंड 10 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। क्या माननीय सदस्य वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे? जी, मूव करेंगे। बोलिए, प्रस्ताव बोलिए, मूव कर रहे हैं। विधेयक के अध्याय 4 के खंड 10 के उपखंड 2 की पहली पंक्ति में समाहर्ता के पास सब समूह के बदले बसावट वाली भूमि छोड़कर समाहर्ता के पास सब समूह प्रतिस्थापित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 10 के उपखंड 2 की पहली पंक्ति के सब समूह समाहर्ता के पास के स्थान पर सब समूह बसावट वाली भूमि छोड़कर समाहर्ता के पास प्रस्तावित किया जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 10 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 10 इस विधेयक का अंग बना। खंड 11 में 3 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। क्या माननीय सदस्य वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे? जी, मूव करेंगे। विधेयक के अध्याय 4 के खंड 2 के उपखंड 11 की पहली पंक्ति के प्रारंभ में बसावट वाली भूमि छोड़कर सब समूह प्रतिस्थापित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 11 के
मद 11 की पहली पंक्ति के प्रारंभ में सब समूह बसावट वाली भूमि छोड़कर बैठ जाइए प्रस्तावित किया जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 11 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 11 इस विधेयक का अंग बना। खंड 12 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 12 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 12 इस विधेयक का अंग बना। खंड 13 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 13 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 13 इस विधेयक का अंग बना। खंड 14, 15, 16, 17 एवं 18 में कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 14, 15, 16, 17 एवं 18 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 14, 15, 16, 17 एवं 18 इस विधेयक का अंग बने। खंड 19 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे? जी मूव करेंगे। विधेयक के अध्याय 6 के खंड पहले गुप्ता जी ये तो कही कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि अच्छा जी मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के अध्याय 6 के खंड 19, 20, 21 और 22 को विलोपित कर पुनः संख्याकित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 19, 20, 21 एवं 22 को विलोपित करते हुए बाद के खंडों को पुनर्संख्याकित किया जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, बैठ जाइए। जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह कि खंड 19 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 19 इस विधेयक का अंग बना। खंड 20 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह कि खंड 20 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। 19, 20, 21, 22 सबको विलोपित करने की बात कही गई। बैठिए ना, बोलिए। एक एक करके आता है ना, सबका अलग अलग आएगा। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 20 इस विधेयक का अंग बने। खंड 20 इस विधेयक का अंग बना। खंड 21 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। प्रश्न यह कि खंड 21 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 21 इस विधेयक का अंग बना। खंड 22, 23, 24 एवं 25 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 22, 23, 24 और 25 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 22, 23, 24 एवं 25 इस विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रस्तावना में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बेतिया राज्य की संपत्तियों को
निहित करने वाला विधेयक 2024 स्वीकृत हो। बैठिए, उनको बोलने दीजिए। बोलिए। महोदय, 1885 के बंगाल बिहार काश्तकारी अधिनियम के पहले जमीन संबंधी कोई खाता खतियान का कोई लिखित दस्तावेज उस रूप में मौजूद नहीं था और 1897 अप्रैल 1897 से बेतिया राज के क्षेत्र में जो लोग भी बसते थे उनको जो है कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट के अधीन ला दिया गया और उसी समय 1885 के काश्तकारी अधिनियम के बाद पूरे बिहार में सर्वे का काम चला कि कौन किस जमीन पर बसा हुआ है, कौन किस जमीन पर खेती करता है। तो बाकी जगहों पर तो बिहार में ये हुआ, उसके आधार पर जो जहां बसे हुए थे उनके जमीन के कागजात बने, उनके खतियान बने, उनके नक्शे बने, लेकिन बेतिया राज की जमीन में जो लोग बसे हुए थे उनके नाम पर कोई जमीन दर्ज नहीं हो सकी कानूनी तौर पे। और आपके खंड 4 में जो बात कही गई है कि तमाम तरह के पट्टे जो हैं जो दिए भी गए थे वो रद्द कर दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एक स्वाभाविक बसावट होती है जो 1885 के पहले थी कि जो लोग जहाँ थे बसे हुए थे उस आधार पर लोगों को बिहार काश्तकारी अधिनियम के बाद उनको जमीन का कागज मिला, उनको कानूनी रूप से वैध माना गया, लेकिन बेतिया राज के लोगों को नहीं माना गया। और इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से लोग वहाँ 50,000 की जो आबादी है, आबादी नहीं कहा जाए परिवार जो बसे हुए हैं बेतिया राज की जमीन में या कहीं खेती करते हैं, उनके पास कोई कागज का प्रबंध नहीं हो सका क्योंकि वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन चला गया। तो हम ये कहना चाहेंगे साफ साफ कि ये एक काला कानून होगा कि बेतिया राज में जब पूरे बिहार में आपने दिया कि 1885 से पहले जो जहां बसा हुआ है उसको कागज मिलेगा, वो जो जोत की जमीन होगी उसका भी कागज मिलेगा, लेकिन बेतिया राज के लोगों को नहीं मिला। और नतीजा के तौर पे चाहे वो मोतिहारी हो, रक्सौल हो, बेतिया हो, नरकटियागंज हो, बगहा हो, चकिया हो, तमाम बेतिया के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण के शहरों में जो बसावट है उसके पास कोई कागजात नहीं है और जमीन की कोई वैध रजिस्ट्री नहीं होती है। लोग मौखिक तौर पे आपस में रजिस्ट्री करते हैं और ऐसी स्थिति में वहाँ जब शहर का विकास हुआ, लोग रोजी रोटी जहाँ रहेगी वहाँ जाएंगे, तो इस क्रम में बसते गए तो कोई जमीन का वैसा खरीदारी का प्रावधान भी नहीं रहा, तो लोग उसी रूप में बसे हुए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ये जो है विधेयक जिसमें बसावट वाली जमीन को भी अधिग्रहित करके और पूरे तौर पे उससे लोगों को उजाड़ने की शक्ति समाहर्ता में देने की बात कही गई है विशेष पदाधिकारी में या राजस्व बोर्ड में, ये एक तरह से काला कानून है और ये 50,000 से ज्यादा परिवारों को बेदखल करने वाला कानून है। इस लिहाज से इस कानून का हम विरोध करते हैं और सीधे तौर पे हम ये मांग करते हैं कि जो जहां बसावट है, जब बिहार का काश्तकारी अधिनियम के हिसाब से सभी लोगों को मान्यता दी गई तो वहां भी मान्यता मिलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब 1969 में ही इसको निरस्त किया, उसके बाद से भी लोग स्वाभाविक रूप से खरीद बिक्री की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो लोग स्वाभाविक रूप से वहां बसते गए, अपने रोजी रोजगार के लिए गए। तो उन तमाम लोगों को भी रहने का अधिकार होना चाहिए। बिहार हिंदुस्तान का जो भारत सरकार का भी जो कानून है उस हिसाब से भी इसमें जो 19, 20, 21, 22 में जो लाया गया है उपखंड में, उसमें न्यायालय की महत्ता को भी खत्म कर दी गई है, पूरी चुनौती दी गई है। जबकि भारत सरकार के कानून में भी कहीं अगर जमीन अधिग्रहण होता है तो जरूर व्यवहार न्यायालय का उसमें आपको महत्ता नहीं रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ किसी पीड़ित को जाने का अधिकार भी होता है। लेकिन यहाँ इसको भी खत्म कर दिया गया है कि किसी भी न्यायालय में कोई वाद नहीं सुना जाएगा। तो ये न्याय का जो प्राकृतिक सिद्धांत है, प्राकृतिक रूप से जो नैसर्गिक रूप से न्याय मिलना चाहिए उसके भी खिलाफ है। और उसमें जो विशेषाधिकार दिया गया है सीधे तौर पे, चाहे वो डीएम हो, राजस्व पार्षद हो, और ये वहाँ के विशेष पदाधिकारी जो नियुक्ति की बात कही गई है उसको असीमित आपको शक्ति देगा, जो पूरी तरह से तानाशाही से लेकर के और भ्रष्टाचारपूर्ण आचरण से लेकर वो कुछ भी कर सकता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये पूरे तौर पे काला कानून है
और ये 50,000 से ज्यादा परिवार इससे उजड़ेंगे, तो हम ऐसे काले कानून का सख्त विरोध करते हैं और तमाम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस कानून पर विचार करे और जो जहां बसा हुआ है उसको जमीन पर मान्यता दे, जो छोटी जोत वाले लोग हैं उनको मान्यता दे। हम ये इसके माध्यम से कहना चाहेंगे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बेतिया राज की संपत्ति को राज्य सरकार में निहित करने संबंधी विधेयक 2024 के संबंध में मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से बेतिया राज की संपत्ति को अब राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बेतिया राज की अधिकांश संपत्ति बिहार के 2 जिले पश्चिम चंपारण एवं पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पटना में भी कुछ भूमि है। उत्तर प्रदेश के भी कतिपय जिलों यथा इलाहाबाद, बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, मिर्जापुर एवं वाराणसी में भी बेतिया राज की भूमि एवं परिसंपत्ति अवस्थित है। बेतिया राज की कुल भूमि 15,000 एकड़ से अधिक है, जिसमें अधिकांश भूमि लगभग 15,215 एकड़ बिहार में है। उत्तर प्रदेश में लगभग 143 एकड़ भूमि है। तत्कालीन बेतिया राज के महाराज हरेंद्र किशोर सिंह की नावल्द मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती जानकी कुंवर को अंग्रेजों के द्वारा अक्षम घोषित कर दिनांक 1 अप्रैल 1897 से बेतिया राज को प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट 1879 के अधीन कर लिया गया था। पिछले कई वर्षों से यह प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन था। चूंकि प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा संपत्ति की देख रेख भली भांति नहीं हो पा रही है और बेतिया राज की संपत्ति पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है, अतः सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बेतिया राज के सभी परिसंपत्ति उत्तर प्रदेश सहित बिहार सरकार में निहित की जाए। ऐसा करने के पश्चात संबंधित जिले के समाहर्ता बेतिया राज के भूमि का उसी प्रकार प्रबंधन करेंगे जिस प्रकार राज्य सरकार की अन्य भूमि का करते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश में अवस्थित संपत्तियों की बात है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधेयक का विधानमंडल से पारित होने के पश्चात राज्य सरकार बेतिया राज की सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए अधिसूचना निकालेगी, जिसमें यह स्पष्ट इंगित रहेगा कि कौन सा खाता खेसरा की भूमि अब राज्य सरकार में निहित हो रही है। ऐसा करने के उपरांत प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति प्राप्त होने पर इन आपत्तियों का निस्तारण विधेयक में इंगित प्रावधानों के तहत किया जाएगा। जो माननीय सदस्य शंका जाहिर कर रहे थे तो उसका भी निदान इसमें दिया गया है। बेतिया राज की संपत्ति राज्य सरकार में निहित करने से राज्य सरकार को अपनी सामुदायिक परियोजनाओं हेतु काफी भूमि उपलब्ध हो सकेगी और राज्य सरकार अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अन्य सरकारी संस्थान खोल सकती है। इससे स्थानीय जनता को काफी लाभ पहुंचेगा। साथ ही लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने में भी स्थानीय जिला प्रशासन को सहायता मिलेगी। इसलिए महोदय इस प्रस्ताव को विधेयक को स्वीकृत किया जाए। प्रश्न यह है कि बेतिया राज की संपत्तियों महोदय अब क्या बैठिए हो गया आप क्या आपने प्रश्न यह है कि बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 कानून है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें।
मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बेतिया राज्य की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 26 नवंबर 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 29 है। अगर सदन की सहमति हो, इसे संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। भेज देना। अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक 27 नवंबर बैठ जाइए। अभी राम जी बैठिए। क्या करोगे? अभी कहाँ मैंने खत्म किया? पूरा तो होने दो भाई। अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक 27 नवंबर 2024 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। अब उठ जाइए।